गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मैस है और लेस है। आज हम मैस है और लेस है पढ़ेंगे। उस मैस है और लेस है को देखो निकालना आसान है, लेकिन उससे से पहले उसका बेसिक हमें जानना आवश्यक है कि उसका जो बेसिक है वो है क्या, इसे कहते क्या हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमने लिखा है मैस है, और मैस है को हम इंग्लिश में बोलते हैं CF। ठीक है, मैस है का फुल फॉर्म होता है, देखिए महत्तम समावर्तक। महत्तम समापवर्तक। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समापवर्तक, लेकिन यदि हम अकेले फैक्टर का यदि मतलब जानते हैं तो इसका मतलब होता है अपवर्तक। क्या होता है? अपवर्तक। और अपवर्तक को हमें बोलते हैं गुणनखंड। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समावर्तक, यानी ऐसा अपवर्तक जो समान हो। किस और कौन सा? हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, अधिकतम। ठीक है, यहां देखिए लेस है। लेस है का हम यदि पूरा नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। या इंग्लिश में यदि हम LCM को फुल फॉर्म में लिखे तो इसको हमें लिस्ट या लोएस्ट कॉमन M का मतलब होता है मल्टीपल। यहां पे देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त्य। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करते हैं मल्टीपल का, तो मल्टीपल का मतलब होता है अपवर्त्य। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अपवर्त्य। और अपवर्त्य को यदि हम लिखते हैं तो अपवर्त्य होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। तो ध्यान रखना है, मैस का यदि पूरा नाम लिखोगे तो महत्तम समावर्तक होगा, और इसका HCF का लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है समावर्तक, और फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक या गुणनखंड। इसी प्रकार यदि हम लेस का फुल नाम लिखते हैं तो लघुत्तम समापवर्त्य होगा, और यदि इसके LCM की फुल फॉर्म लिखते हैं तो लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त्य, और यदि मल्टीपल का बात करें तो अपवर्त्य हो या गुणज कहलाता है। ये बात हुई इसके नाम की। अब हम पढ़ेंगे पहले कि इस अपवर्तक को यानी गुणनखंड को क्या कहते हैं, और इस अपवर्त्य या गुणज को क्या कहते हैं। आज हमारा विषय इन दोनों पे ही रहेगा। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्तक दूसरा जो नाम होगा वो होगा गुणनखंड, और हम तुलनात्मक रूप से लिखते हैं अपवर्त्य, या इसका जो नाम होगा वो नाम दूसरा नाम होगा गुणज। पहले बात कर लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना है, यानी इस संख्या को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। जैसे हमें यहाँ पे दे दिया जाए कि 10 के अपवर्तक नाम दिया जाए या गुणनखंड नाम दिया जाए तो इसके गुणनखंड होंगे। यह 10 है, वो किस किस संख्या से विभाजित होता है। देखिए, या कोई किन दो या अधिक संख्याओं को गुणा किया जाए कि 10 प्राप्त हो। देखिए 1 × 10 होता है। 1 को 10 से गुणा करिए 10, तो 1 हो गया 10 हो गया। 2 को 5 से गुणा करिए 10। तो इस प्रकार से, लेकिन हमें जो चीज जांच करनी है वो ये जांच करनी है कि
इस 10 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए इसको 1 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से विभाजित किया जा सकता है और 5 10 से विभाजित किया जा सकता है। आसान रूप से आप देख सकते हो। इसी प्रकार यदि मान लिया यहाँ पे हमें दे दिया 12 के अपवर्तक, तो 12 के अपवर्तक यदि हम जांचते हैं तो देखिए 12 है वो 1 से विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, 4 से, 6 से और 12 से विभाजित होता है। ये एकदम आसान है, छोटे हैं इसलिए हम इसका जांच कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसके अपवर्तक कैसे देख सकेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि 148 के अपवर्तक लिखो। अब 148 के यदि हम अपवर्तक लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 148 के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 148 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देने पर कितना होगा, 74। फिर 2 का भाग देने पर 37, और 37 एक अभाज्य संख्या है तो 37 का 37। अब देखिए इसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले याद रखना है, एक है वो सभी संख्याओं का, हर एक संख्या का अपवर्तक 1 होता ही होता है, तो 1 अपवर्तक है। अब देखिए यहां से चलिए ये 2, तो ये 2 लिखिए। नीचे देखिए फिर से 2 है तो 2 को सिर्फ एक ही बार लिखना है। आगे चलिए कितना है, 37। फिर इस तरफ से चलिए 37 से ऊपर देखिए कितना है, 74 और खुद 148। तो ये इस प्रकार से हम इसके अपवर्तक यानी इस संख्या में किस किस संख्या का हम भाग दे सकते हैं। इसमें एक मेन जो चीज हमारी प्राप्त होती है कि एक है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। जो नोट करने वाली बात है वो है एक सभी संख्याओं का अपवर्तक है, यानी सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है। देख लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, है ना। दूसरी जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी संख्या का अंतिम जो अपवर्तक है वह खुद संख्या होती है। देखिए ये 10 है और इसका अंतिम अपवर्तक देखिए कितना है, 10। ये 12 है, इसका भी देखिए 12। 148 है तो 148 है। तो संख्या का अंतिम अपवर्तक क्या होगा, खुद संख्या होगी, खुद संख्या होगी। ठीक है। और नंबर 3 जो बात आप देखते हो कि जितने भी अपवर्तक हैं वो या तो खुद के बराबर या उससे छोटे होते हैं। सभी संख्या के सभी अपवर्तक, संख्या के सभी अपवर्तक संख्या के बराबर या छोटे होते हैं। तो ये 3 बातें हमें यहाँ अपवर्तक या गुणनखंड में मिली कि किसी भी संख्या का अपवर्तक किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और उनकी ये विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं अपवर्त्य यानी गुणज की। गुणज में आपको एकदम आसान सीधी सी बात याद रखनी है। जब हम छोटी कक्षा में थे तो हमने टेबल लिखी है, 2 की टेबल है, 3 की टेबल है, 5 की टेबल है, यानी पहाड़े, तो वो ही क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। और यहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे एक बात और देखना है कि यह निश्चित होते हैं, यह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है। अब इसमें बात देखिए, जैसे आपको इस साइड में है उसी प्रकार से हम समझे लेते हैं। आपको दे दिया 10 के अपवर्त्य या गुणज, तो 10 की टेबल 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, इस प्रकार से यह बढ़ता रहता है। और यदि हम बात करते हैं 12 की, तो 12 के लिए देखिए 12 के अपवर्त्य क्या होंगे, 12 के अपवर्त्य होंगे भाई 12, 24, 36, इस हिसाब से ये बढ़ते रहेंगे। अब देखिए इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें पहली जो चीज जांच करनी है वो ध्यान दीजिए कि इनमें जो पहला अपवर्त्य है वो खुद संख्या होती है। पहला अपवर्त्य खुद संख्या है। ठीक है।
नंबर 2 जो नोट आपको या विशेष बात जो आपको मिलती है वो देखिए, सभी अपवर्त्य हैं वो संख्या के बराबर या उससे बड़े होते हैं। सभी अपवर्त्य संख्या के बराबर या बड़े होते हैं। और इसमें 3 नंबर जो बात होगी वो बात होगी यह अनिश्चित होते हैं, यानी इन्हें हम अनंत तक ले जा सकते हैं, क्योंकि संख्याएं हैं वो क्या होती है, अनंत होती है। तो आज हमने पढ़ा है अपवर्तक यानी गुणनखंड, और गुणनखंड को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो आपके सामने है, ये गुणनखंड की विशेषता है। और अपवर्त्य यानी गुणज, और गुणज को हम किस प्रकार से लिखते हैं और यह इसकी क्या है कुछ विशेषता है। कल हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम।